नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार एग्ज़ाम में पूछने की संभावना हो सकती है। जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। ठीक है, कुछ और इसमें हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक के साथ साथ सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है, आवर्धन वो हमेशा याद रखेंगे, वो होता है +1। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब इसका थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल, अगर दूर दृष्टि दोष आपको हो गया है तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर निकट हो गया है तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। याद रहेगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, आमीटर, इसे ए मीटर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग करंट मेजर यानी विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्षणिक विद्युत धारा को मेजर किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहीं पर रहता वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एम्पियर। अब देखते हैं कुछ वोल्ट किसका होता है। तो वोल्ट हमेशा याद रखेंगे, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, कूलाम किसका होता है। तो आपका कूलाम जो होता है ये विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, वाट किसका होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस लेंस के द्वारा सिर्फ प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं हमेशा काल्पनिक बनते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके Cu प्लस H2O किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रहा है ये बताना है। देखिए, यहाँ पे Cu है और यहाँ पे क्या है? Cu है। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, यानी ऑक्सीजन की ह्रास हो गई। तो ऑक्सीजन की जब ह्रास हो जाती है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से बने स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीतल उदाहरण है। तो पीतल, जाहिर सी बात है, पीतल जो होता है मिश्र धातु का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन,
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग जो हैं क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। अगला चलते हैं हम लोग, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03% उपस्थिति है। NOH है, तो NOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन जो होता है एक प्रकार का क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगला है क्वेश्चन, मानव मादा के जनन भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन भाग जो होते हैं कौन नहीं होते हैं? तो शुक्रवाहिका नहीं होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पाराकोष होते हैं। तो पाराकोष जो होते हैं परागकण होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? क्लोरोफिल, CO2 और सौर प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। पादप हार्मोन के उदाहरण है। तो पादप हार्मोन कौन कौन इसमें उपस्थित होते हैं? तो पादप हार्मोन जो होते हैं ऑक्सीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पे बाबू आपका 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसे पूरा आप लोग पढ़ें और ज़रूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।